हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग सा सेशन है। ठीक है, हम कॉस्ट अकाउंटिंग का कुछ एमसीक्यू हम लोग करेंगे यहाँ पर, और उसके साथ के जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले जस्ट टॉक अबाउट अ लिटिल इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट। हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्ट क्या होती है? ठीक है, तो कॉस्ट इज़ इज़ द सेक्रीफाइस, वो सारे सेक्रीफाइस जो किन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, मतलब प्रोडक्शन को करने के लिए जो सेक्रीफाइसेस किए जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, अब ये कॉस्ट जो है वो अलग अलग तरह की होती है। तो इन जो सारे कॉस्ट के टाइप्स हैं अलग अलग बेसिस पर नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली देख लेंगे कॉस्ट के टाइप कितने कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज़ मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, मॉनेटरी कॉस्ट क्या होती है? जो मनी की फॉर्म में हम उसमें कॉस्ट लगाते हैं। अब मॉनेटरी कॉस्ट नाम से क्लियर है, मनी की फॉर्म में। अब ये दो तरह की हो सकती है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को हम बोलते हैं अस्पष्ट लागतें, और इम्प्लिसिट को बोलते हैं स्पष्ट लागतें। ठीक है, देखो, एक्सप्लिसिट वो सारी कॉस्ट होती हैं जो किसी बिज़नेस को या बिजनेसमैन को अपने से बाहर देनी होती हैं। कि भाई, बाहर से किसी से लिया गया लैंड है या बिल्डिंग है, उसका रेंट हो गया, बाहर से लिए गए पैसों पर इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल पर इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, या फिर हमने कुछ कोई भी सामान ख़रीदा, उसका पेमेंट हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो हम पेमेंट करते हैं, दैट इज़ एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आई हैव रिटन रॉन्ग। एक्सप्लिसिट है स्पष्ट, और इम्प्लिसिट है अस्पष्ट। तो स्पष्ट लागतें या एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हमने पे करनी है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट और या फिर अस्पष्ट लागतें वो लागतें होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रहेंगी। मतलब कि स्वामी स्वयं जो स्वयं के जो फैक्टर्स लगा रहा है, संसाधन लगा रहा है बिजनेस में, उसके बदले, जैसे उसने खुद ने कैपिटल लगाई तो उसका इंटरेस्ट, उसने खुद की बिल्डिंग लगाई तो उसके रेंट, एक्सेट्रा। तो आई होप एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करें, इकोनॉमिक कॉस्ट में इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दोनों आती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग कॉस्ट की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट आएंगी, जो हम बाहर पे कर रहे हैं दूसरे लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। ठीक है, ये तो था हमारा मॉनेटरी कॉस्ट। इसके अलावा आता है हमारा रियल, या जिसको हम सोशल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम वास्तविक, हिंदी में कहते हैं वास्तविक। वास्तविक वो सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं या वो सारी कष्ट जो सहे गए हैं किसके द्वारा, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों, चाहे वो ओनर हो। मतलब सोसाइटी में उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उस प्रोडक्ट को प्राप्त करने के लिए जो कष्ट सहे गए हैं किसी भी समाज के व्यक्ति द्वारा, वो होती है सोशल कॉस्ट। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा कंसेप्ट वाली बात। अगर हम अकाउंटिंग के टर्म्स पर आ जाएं तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास है टोटल कॉस्ट, fixed cost, variable cost and opportunity cost and marginal cost and average cost। ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। टोटल कॉस्ट होती है हमारी टोटल मॉनेटरी कॉस्ट। ठीक है, जितनी भी मॉनेटरी कॉस्ट हमारी उस प्रोडक्शन को करने में लग रही है वो है हमारी टोटल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट होती है जिसका प्रोडक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप 1000 यूनिट उगा रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, चाहे आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फिक्स्ड कॉस्ट पर। इसका एग्जांपल हो जाता है कि बिल्डिंग का रेंट। ठीक है, अब बिल्डिंग आपने रेंट पर ली या लैंड आपने रेंट पर ली, उसमें चाहे आप 1000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 2000 यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 1 लाख करो, चाहे 10 करो, चाहे 0 करो, वो उसका रेंट तो हमें देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, एक लिमिट तक ये फिक्स ही रहती है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्शन के चेंज होने के साथ साथ कॉस्ट भी चेंज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे रॉ मटेरियल लगाना है, ठीक है, और मुझे एक पेन बनाना है,
ठीक। तो जितने पेन मैं बनाऊंगी उतना रॉ मटेरियल का खर्चा आएगा। सपोज़ एक पेन बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 10 रुपये का, तो 2 पेन बनाने में लगेगा 20 रुपये का, 3 पेन में लगेगा 30 रुपये का, 4 में लगेगा 40 का। तो जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होती जाती है, दैट इज़ आर वेरिएबल कॉस्ट। एक और बात, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो हो सकती है, फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो नहीं हो सकती। ठीक है। और टोटल कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिलाकर बनती है। तो सिंपल सी बात है, टोटल कॉस्ट भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि फ़िक्स्ड कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी चीज़ को गेन करने के लिए। जैसे हमें रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो हमारे पास 4 सप्लायर्स हैं, तो सपोज़ ये किसी एक सप्लायर को हमने सिलेक्ट कर लिया, तो बाकी सप्लायर्स से जो हमें सर्विस मिलने वाली थी उसको हमने छोड़ दिया। मतलब हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उसमें से एक को हमने सेलेक्ट किया, बाकी को छोड़ दिया। तो इससे छोड़ने की वजह से जो हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट या लगती है, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। सपोज़ मैंने 10 यूनिट्स बनाई और मेरे को 100 रुपये की कॉस्ट आ रही थी। मैंने 11वीं यूनिट बनाई तो कॉस्ट 120 रुपये हो गई। तो एक यूनिट बढ़ाने से कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है, दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट। तो 11वीं यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 20 रुपीज़। ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। फटाफट से क्विक रिवीजन ले रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट आती है आपकी टोटल कॉस्ट को डिवाइड करने से, किससे? क्वांटिटी से। मतलब अगर एक 100 रुपये की टोटल कॉस्ट है और 10 यूनिट बनाई जा रही हैं, तो हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 10 रुपये। ठीक है। ओके। अब हम आते हैं अपने एमसीक्यूज़ पर। अच्छा, एक और बात, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट क्यों हुई थी? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट हुई थी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को पूरा करने के लिए, जिसकी स्टार्टिंग मानी जाती है 1944 से। इसको कंट्रोल करता है ICWA, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में। ठीक। एक और बात, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को पूरा करने के लिए आया है। ठीक है। तो इसके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक तो मैनेजमेंट को हेल्प करना डिसीज़न मेकिंग में, कि भाई कॉस्ट की ये कंडीशन है, ये फ्यूचर में हो सकती है, प्लानिंग करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है। कंट्रोलिंग करने के लिए हेल्प करती है, और कॉस्ट का सही सही पता लगाने में, कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट को बैलेंस करने में, स्टैंडर्डाइज करने में, इन सब में ये हेल्प करता है। ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच हेल्प्स अस टू डिटरमाइन कॉस्ट, to standardized cost and to cost control, which helps the management या manager to forecast, to planning and to take decisions also। ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ओके। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आता है? मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस या ऑल ऑफ द अबव। अगर हम कॉस्ट के एलिमेंट्स की बात करें तो ये तीनों चीज़ें आती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, लेकिन इसके बारे में ज़रा बात कर लेते हैं। मटेरियल भी डायरेक्ट होता है और इनडायरेक्ट होता है, लेबर भी डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है, और एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है। तो जो जो डायरेक्ट है, ये तीनों डायरेक्ट मिलकर बनाते हैं हमारी प्राइम कॉस्ट, और जो इनडायरेक्ट हैं ये सारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, एक्सपेंसेस, ये मिलकर बनाते हैं हमारे ओवरहेड्स। इनको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ठीक है। नेक्स्ट, तो ओवरहेड्स क्या होते हैं? ओवरहेड्स होते हैं जो भी कॉस्ट इनडायरेक्टली लग रही है, वो हमारे ओवरहेड्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। देखो, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना भी ऑब्जेक्ट नहीं है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन देना डिसीजन मेकिंग में, यह भी बात करी थी, तो ये हो सकता है। ठीक है। अभी फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं। हेल्प इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। नहीं। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, मुख्य उद्देश्य की बात हुई है। बाकी ये हम लोग सेल्स प्राइस भी डिसाइड करते हैं, इन्वेंट्री को वैल्यूएट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव पूछा था। तो मेन ऑब्जेक्टिव अभी मैंने दो बताए थे, एक तो कॉस्ट से रिलेटेड और एक मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। देखो, कॉस्ट के अंदर ये तीन चीज़ें आती हैं, लागत निर्धारित करना, लागत को नियंत्रित करना, और लाभकारिता का निर्धारण करना। लाभकारिता का मतलब प्रॉफिटेबिलिटी। ओके। नेक्स्ट, लागत जो कि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती। अभी 2 मिनट पहले बात की है कि प्रोडक्शन
की जो क्वांटिटी है या जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कौन सी कॉस्ट पर? फिक्स्ड कॉस्ट, स्थायी लागत पर। ठीक है, नेक्स्ट लागत लेखांकन है। लागत लेखांकन किसका भाग है? लागत लेखांकन है हमारा वित्तीय लेखांकन का भाग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भाग। ठीक है, नेक्स्ट लागत जो व्यय होने के बाद किंतु लाभ प्राप्ति से पूर्व पुस्तकों में लिख दी जाती है। मतलब हमने उसको खर्चा तो कर दिया लेकिन उसका अभी प्रॉफिट नहीं मिला है हमें, हाँ, जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड नॉर्मल लैंग्वेज में। तो इसको हम कॉस्ट की लैंग्वेज में बोलते हैं असमाप्त लागतें। ठीक है, अगर ऐसा लिखा, ये नहीं लिखा होता लाभ प्राप्ति से पूर्व, सिर्फ ऐसा लिखा होता व्यय होने के बाद, तो इसको हम हिस्टोरिक कॉस्ट भी बोलते हैं, हिस्टोरिक कॉस्ट कहते। ठीक है, नेक्स्ट किसी कारखाने के मजदूरों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए समग्र होंगे। समग्र आपने पढ़ा होगा, पॉपुलेशन एंड सैंपल। पॉपुलेशन सारे लोग होते हैं और उनमें से कुछ लोगों को उठाकर उन पर अगर एक्सपेरिमेंट या कुछ भी रिसर्च की जाती है तो वो सैंपल कहलाता है। तो यहाँ पर समग्र मतलब पॉपुलेशन के बारे में पूछा है। सैंपल को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिचयन। ठीक है, तो समग्र की जब हम बात करेंगे तो हम सभी मज़दूरों की बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्रतिचयन की बात करते तो कुछ मज़दूरों की बात करते। ठीक है, नेक्स्ट लागत लेखांकन का उद्भव हुआ था। अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, लागत लेखांकन का उद्भव क्यों हुआ था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कमियों को पूरा करने के लिए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक पार्ट के रूप में उद्भव हुआ था। कब माना जाता है इसका उद्भव? 1944 से माना जाता है। ठीक है, उसको कंट्रोल कौन करता है? ICWA, अभी बात करी थी। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड विद इट। या द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? द हेड क्वार्टर्स ऑफ ICWA, ICWA का हेड क्वार्टर पूछा है, ये है हमारा कैलकाटा में। ठीक है, देखो ICWA द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय कैलकाटा पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना 28 मई 1959 को हुई थी। सॉरी, आई सेड रॉन्ग, ऊपर मैंने 1956 बता दिया था, 1959 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट अस्पतालों में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है लागत निकालने के लिए? अस्पतालों में किया जाता है ऑपरेटिंग कॉस्ट मेथड का यूज़। ठीक है, इकाई लागत क्या है? जहाँ पर हम पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं। समूह लागत क्या है? जहाँ पर हम एक पूरे ग्रुप की डिसाइड करते हैं, जैसे एक बंच होता है, इसमें ये 4-5 चीज़ों का ग्रुप है। ठीक है, इस पूरे की कॉस्ट डिटरमाइन करेंगे, एक एक को ना करके। ठीक है, जैसे हम कैडबरी सेलिब्रेशन का जो बॉक्स आता है, सपोज़ 150 रुपये का वो बॉक्स है, तो उस बॉक्स का वैल्यूएशन किया जाएगा, ना कि उसके अंदर रखी अलग अलग चॉकलेट्स का। ठीक है, तो जब समूह में किसी यूनिट्स का वैल्यूएशन किया जाता है, कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है, वो है हमारा समूह लागत निर्धारण। उपकार्य, जहाँ पर एक काम के बहुत सारे उपकार्य होते हैं, मतलब सब ऑपरेशंस होते हैं कि भाई सपोज़ हमें एक कंप्यूटर बनाना है तो इसका असेंबलिंग एक काम है। ठीक है, उसको ऑपरेट करना एक काम है, इसका चेकिंग एक काम है। तो अलग अलग प्रोसेस को जब हम डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट, वो हो जाता है हमारा उपकार्य लागत निर्धारण। और जहाँ अस्पतालों में तो ऑपरेशन मतलब सुई धागा वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है जो काम हो रहे हैं, जो फंक्शंस हो रहे हैं, अलग अलग तरह के फंक्शंस हो रहे हैं, तो उन फंक्शंस का कॉस्ट डिटरमाइन किया जाता है कि भाई इस सर्जरी में इतना पैसा, इस ट्रीटमेंट में इतना पैसा। तो एक काम का निर्धारण किया जाता है, इसलिए हॉस्पिटल्स में परिचालन लागत या ऑपरेटिंग कॉस्ट विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर को सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है? सामग्री उपयोग की दर मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट हम कहाँ लगाते हैं? कैरिंग कॉस्ट हम मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, रीऑर्डर क्वांटिटी, हम सब में लगाते हैं। ये ऑर्डर क्वांटिटीज़ के फॉर्मूलाज आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो शॉर्ट में वो आ सकते हैं निकालने को। तो हम जितनी भी ऑर्डर क्वांटिटीज़ हैं उनको डिसाइड करने के लिए हम लोग ये उपयोग की दर मतलब कैरिंग कॉस्ट को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक और बात, इसमें EOQ का फॉर्मूला था तो अच्छे से याद रख लेना। EOQ होता है हमारा 2AO/C का अंडर रूट, सॉरी 2AO/C का अंडर रूट। ठीक, EOQ क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हिंदी में आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा, इसी को हम आदेश मात्रा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो क्वांटिटी होती है जो ऑप्टिमम लेवल पर होती है। मतलब इसमें हम
क्वांटिटी भी अच्छे से आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट भी कम से कम लगेगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ए क्या है, एनुअल कंजम्पशन, ओ क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और सी क्या है, कैरिंग कॉस्ट। तो अगर ये तीनों चीज़ें आपको क्वेश्चन में दे दी गई तो आप निकाल लोगे, या फिर कुछ तीनों में से कुछ मिस कर दिया गया और EOQ दे दिया गया तो निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट, लागत योग प्लस ठेके सामान्यतः उन दशाओं में लागू लागू होते हैं जहाँ, ठीक है, मतलब इन ये बोल रहे हैं कि वो सिचुएशन कब होगी जब ठेके पर कोई काम लिया जाएगा, लेकिन कॉस्ट को जो प्राइस है, उस ठेके का प्राइस है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट रखा जाएगा, मतलब जितनी कॉस्ट लगी उसके बाद। तो ये तब होता है जब पहले से ही डिसाइड नहीं हो पाता कि काम कितना होगा या पैसे कितने लगेंगे। तो पहले से ही शुद्ध लाभ की गणना जहाँ संभव ना हो वहाँ हम ठेके में कॉस्ट प्लस मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आवधिक लागत से आशय है। आवधिक लागत मतलब टाइम कॉस्ट या टाइम बैरड कॉस्ट, ये होती है स्थायी लागत। अभी बात करी थी कि भाई स्थायी लागत वो लागत है, जैसे रेंट हो गया तो एक टाइम के बाद हमें उसे देना ही देना है, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, प्रोडक्शन में भी देना ही पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट, लागत लेखांकन आधारित होता है। लागत लेखांकन हमारे सारे लेखांकन दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर इन्फ्लेशनरी कंडीशन अ हायर वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री इज असाइन अंडर, मतलब जब मुद्रास्फीति हो रही है तो मुद्रास्फीति के समय हम कौन सा रहतिया मूल्यांकन की विधि को यूज़ करेंगे, हम करते हैं फीफो को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा एक और बात, AS2 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसमें बात की गई है स्टॉक के वैल्यूएशन की, इसमें बात की गई है स्टॉक के वैल्यूएशन की। उसमें फीफो को ही मान्यता प्राप्त है कि फीफो विधि से ही लेखांकन किया जाएगा स्टॉक का, और उसको लिखा किस में जाएगा, उसको लिखा जाएगा मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी कम हो उस पर, ठीक है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा हम करते हैं कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से कि भाई फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को प्रॉफिट्स नहीं मानना, लेकिन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए प्रावधान करके चलना है। तो अगर हम जो कम होगा उस पर ही वैल्यूएशन करेंगे तो ज़्यादा में बिक गया तो प्रॉफिट ही है, ठीक है, तो कम में बिक गया तो हम कम ही तो वैल्यूएट करके चल रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि भाई स्टॉक के वैल्यूएशन की कौन सी विधि को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने मान्यता प्रदान की है, फीफो को, और कौन से स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन प्राइस आर राइजिंग, जब प्राइस राइज हो रहा है, ठीक है, स्टॉक शुड बी वैल्यूड अंडर, स्टॉक को किस पर वैल्यू करना चाहिए, जब प्राइस राइज हो रहा है तो वी हैव टू डू इट ऑन लीफो मेथड, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक। नेक्स्ट, द मैक्सिमम बोनस रेट अंडर हास्ले प्रीमियम मेथड, हास्ले प्रीमियम मेथड का मैक्सिमम बोनस रेट क्या है, इट्स 50%, ठीक है। और हास्ले प्रीमियम मेथड से पहले कौन सा मेथड चलता था, रोमन मेथड का ही इम्प्रूव्ड रूप है हास्ले प्रीमियम मेथड, ठीक है। नेक्स्ट, देखो इस तरह से बोनस इस तरह से निकालते हैं इस मेथड के अंडर, बोनस इज इक्वल्स टू टाइम जितना सेव किया उसने इनटू 1 घंटे का कितना पैसा मिलता है उसे और उसका 50%, मतलब अगर 2 घंटे उनको काम दिया था 20 आवर में काम कंप्लीट करना है, ठीक है, उसने 18 घंटे में काम कंप्लीट कर लिया और 1 घंटे के 100 रुपये मिलते हैं, तो 2 घंटे सेव किए इनटू रेट क्या है 1 घंटे की 100 और उसका 50% एक तरह से, ठीक। तो मतलब इनको जो बोनस दिया जाएगा वो 100 रुपये दिया जाएगा जिसने भी एक काम किया, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट इज़ कंपलसरी, कॉस्ट ऑडिट किसके लिए कंपलसरी, कॉस्ट ऑडिट कंपलसरी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए, इन्हीं की तो कॉस्ट आएगी, ठीक है। और एक और बात, कॉस्ट ऑडिट जो सेक्शन 139 में लिखा हुआ है, सॉरी 148 में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें कंपनीज किसके, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज एक्ट, तो ये बोलता है कि भाई अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें कॉस्ट ऑडिट करवाने की ज़रूरत है या कुछ फ्रॉड हो रहा है या ऐसा कुछ, तो वो कॉस्ट ऑडिट करवा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑडिट मीन्स, कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑडिट मीन्स
सॉरी, ऑडिट बाय कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं, ऑडिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स नहीं, ऑडिटिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये कॉस्ट है, ठीक है, ये हो सकता है, या नन ऑफ दीज तो नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज जो गुड्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनकी कॉस्ट की ऑडिटिंग इस कॉस्ट ऑडिटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा अब लागतों के वर्गीकरण की बात करते हैं। इससे पहले ना कॉस्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट क्या है? सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट खर्चों को लिखना होता है, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये तीनों मिलकर बनाती हैं हमारी प्राइम कॉस्ट। अच्छा यहाँ पर लिखा होगा, मे बी मैसअप हो रहा है, यहाँ देख लेते हैं। देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बनाएंगी हमारी प्राइम कॉस्ट। जब हम इसमें फैक्ट्री ओवरहेड मिला देंगे तो वो हो जाएगी हमारी वर्क्स कॉस्ट, या फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं इसको। फिर हम इसमें ऑफिस ओवरहेड मिला देंगे तो ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट तीनों मिलकर बनाएंगी प्राइम कॉस्ट, ये तो अभी ऊपर भी बताया था। इसमें फैक्ट्री मिला देंगे तो वर्क कॉस्ट बन जाएगी, इसमें ऑफिस मिला देंगे तो COGS बन जाएगा, और इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिला देंगे तो टोटल कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये कॉस्ट स्टेटमेंट याद रखना है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी में, ठीक है, सिर्फ इस कॉस्ट स्टेटमेंट में से। नेक्स्ट, इसी को देख, क्वेश्चन, कुल लागत डैश का संयोजन होती है, कुल लागत डैश का कॉम्बिनेशन होती है। देखो, हमें प्राइम कॉस्ट होती है, ठीक है, वर्क कॉस्ट होती है, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद ही तो ये बनती है, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होता है। वर्क कॉस्ट के बाद हमारी COGS बनती है, और इसके बाद हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिलाकर क्या बनता है, टोटल कॉस्ट बनती है। तो COGS प्लस टोटल कॉस्ट ये हो सकता है, अभी आगे देख लेते हैं, हो सकता है ऑल ऑफ द अबव भी हो, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं, क्योंकि सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है। प्राइम कॉस्ट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड्स नहीं, क्योंकि बीच में हमारा ऑफिस एक्सपेंसेस रह गया। प्राइम कॉस्ट और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नो, इसमें भी रह गया। एंड प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड वर्क कॉस्ट नहीं, ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो आंसर ए ही होगा, COGS, यहाँ पर देखते हैं नीचे, COGS और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड मिलाकर हमारी टोटल कॉस्ट बन रही है। अच्छा ध्यान रखना, ये और ये इसमें इंक्लूड हो ही गए, ठीक है। नेक्स्ट, डैश कॉस्ट आर पार्शली फिक्स्ड एंड पार्शली वेरिएबल, वो कॉस्ट जिनका एक पार्ट तो फिक्स होता है और एक पार्ट वेरिएबल होता है, ऐसी कॉस्ट को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अर्ध परिवर्तनशील लागतें या अर्ध चर लागतें, थोड़ी सी लंबी वीडियो चाहिए क्योंकि हम डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन यू शेप्ड, देखो हमारी जो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है, यहाँ से हमारी टोटल कॉस्ट जाती है और यहाँ से हमारी वेरिएबल कॉस्ट जाती है, मतलब टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जहाँ से शुरू होती है, टोटल कॉस्ट भी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि ये ज़ीरो नहीं हो सकती। वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो सकती है, इसलिए ये ज़ीरो से शुरू होती है, ठीक। अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इस तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इस तरफ कॉस्ट बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी ऐसे जाती है, मार्जिनल कॉस्ट भी ऐसे जाती है, एवरेज कॉस्ट भी ऐसे जाती है। बस एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है, सिर्फ एक फ़िक्स्ड कॉस्ट है जो नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि हमें पता है सपोज़ अगर हम 1000 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है, और हमारा 2000 रुपये किराया है, एक घर का 2000 रुपये किराया है, तो अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट के हिसाब से किराया 2 रुपये हो गया। अगर हम 2000 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो एक यूनिट के हिसाब से किराया 1 रुपये हो गया। अगर हम 4000 यूनिट बढ़ा रहे हैं तो एक यूनिट का किराया 0.25 हो गया, मतलब अगर एक यूनिट की कॉस्ट निकाल भी रहे हैं हम, तो सिर्फ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है जो यू शेप की नहीं होती, इस शेप की होती है, बाकी सारी यू शेप में चली जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द फुल फॉर्म ऑफ CIF का फुल फॉर्म क्या है? CIF इज़ कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसके अलावा COD होता है, कैश ऑन डिलीवरी, FOR होता है, फ्री ऑन बोर्ड, FOB फ्री ऑन बोर्ड, FOR होता है फ्री ऑन रेल, एंड E&O
मतलब एरर एंड ओमिशन, ये कुछ टर्म्स हैं जो सेलिंग के टाइम पर यूज़ की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द अमाउंट at any given volume of output by which aggregate costs are changed if the volume of output is increased or decreased of 1 unit can be otherwise terms as, मतलब एक यूनिट के चेंज होने पर जो मार्जिनल जो कॉस्ट चेंज हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, अभी 2 मिनट पहले बात करी थी, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है, देखो हमारे पास सेल होती है, सेल में से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट को वापस जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन, अंशदान, अंशदान कंट्रीब्यूशन, ओके। नेक्स्ट, बोगे। बोगे स्टैंडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज बोगे, ये है बेसिक स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा एक बार, इसमें लिखा नहीं है बट थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, बोगे का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, लेकिन ये बेसिक स्टैंडर्ड होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस चीज़ पर बेस्ड है, अकाउंटिंग, देखो सब्जेक्टिव, इसमें ना एलिमिनेशन मेथड, जहाँ पर नहीं आया ना एलिमिनेशन लगाना शुरू कर दो, सब्जेक्टिविटी तो नहीं हो सकता, सब्जेक्टिविटी का मतलब है सबके लिए अलग अलग, ठीक है। और प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं हो सकती, प्रैक्टिकेबिलिटी क्यों नहीं हो सकता, क्यों भाई, कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अकाउंटिंग में तो यूज़ करते हैं लेकिन प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। तो नन ऑफ द अबव तो हम लगाएंगे नहीं, तो हम कन्वीनियंस एंड रिकॉर्डिंग, की रिकॉर्डिंग अच्छे से हो सके, सब कुछ डेटा हमें अच्छे से मिल सके, इसलिए हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं और चलते भी आ रहे हैं बहुत टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ मशीन आर 800 एंड फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आर इज़ 8, मतलब 8 घंटे काम किया, ठीक है, और 1 घंटे में 8 रुपीज़ यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड कितने हो जाएंगे, सिंपल से हम इंटू कर देंगे 64,000, ठीक है। 8 घंटे काम हो रहा है मशीन का और 1 घंटे के 8 रुपये लग रहे हैं, तो 64,000 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट इज़ कॉल्ड, कि जो ओवरहेड है हमारे, जो ऊपरी व्यय हैं, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं सारे, उनको हम जब अलॉट कर देते हैं अपनी यूनिट्स के हिसाब से तो उसको हम बोलते हैं कॉस्ट अलोकेशन, ओके। नेक्स्ट, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं इसमें, देखो कॉस्ट अलोकेशन इज़ जब लागत की संपूर्ण मदों का लागत केंद्रों तथा लागत की इकाइयों में आवंटन कर दिया जाता है। लागत का विभाजन क्या है, जब लागत को अलग अलग हेड्स में, अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ये गलत लिखा है, ठीक है। और ऊपरी व्यय अवशोषण क्या है, जब हम लागत इकाइयों पर आवंटन जब हम कॉस्ट की हेड्स में, मतलब यहाँ पर तो हम यूनिट्स में कर रहे थे, फिर इसको डिवाइड किया तो ये विभाजन हो गया, और विभाजित की गई इकाइयों में जब हम कॉस्ट को बांट रहे हैं वो जाएगा हमारा कॉस्ट अब्जॉर्प्शन, ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स, अभी बात करी थी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम कॉस्ट इज़ 16,000, मटीरियल इज़ 60% ऑफ लेबर। देखो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ये दोनों चीज़ें मेन होती हैं प्राइम कॉस्ट में, दोनों मिलकर प्राइम कॉस्ट बना रही हैं। हमें प्राइम कॉस्ट दिया है 16,000, डायरेक्ट मटेरियल बोला है कि डायरेक्ट लेबर का 60% है, ठीक है, तो हम डायरेक्ट लेबर को x मान लेते हैं, ठीक। तो अगर हम प्राइम कॉस्ट निकालें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस x का 60%, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल कैलकुलेशन से, इसकी जगह पर हम 16,000 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, लेबर आ जाएगा हमारे पास 10,000, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द कॉस्ट differences international trade would not take place equal। देखो कंपैरेटिव, एक कंपैरेटिव कॉस्ट
हम कंपेयर करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में हमारी कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। एब्सोल्यूट पूरी कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। लेकिन कॉस्ट को अगर एक समान रखेंगे तो इंटरनेशनल बिजनेस में नहीं काम कर सकते। तो द आंसर विल बी इक्वल कॉस्ट। नेक्स्ट, सेल ऑफ द फर्म आर 74 lakh, वेरिएबल कॉस्ट इज़ 40 lakh, फिक्स्ड कॉस्ट इज़ 8 lakh। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। 3 लिवरेज होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। तीनों का फॉर्मूला देख लेना। ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारा सेल्स अपॉन EBIT। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फाइनेंशियल लिवरेज है EBIT अपॉन EBT। ठीक है। कंबाइंड लिवरेज में हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसका जब हम इससे इनटू करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो ये हो जाता है सेल्स अपॉन EBT। सॉरी, सेल्स नहीं, कंट्रीब्यूशन। ठीक है। तो हमसे ऑपरेटिंग लिवरेज पूछा है, तो ऑपरेटिंग लिवरेज के लिए हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो हमारा पहले सेल्स है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 74 लाख माइनस 40 लाख, तो ये हो जाएगा 34 लाख। और EBIT इसमें से हम 8000 माइनस कर देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देंगे, तो EBIT आ जाएगा 8 लाख। $1.13। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मूला Q अपॉन 2, क्वांटिटी अपॉन 2 इज ऑफ कैरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट, द इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग द वेज मिक्स इंक्लूड, मतलब वेजेस जो डिसाइड की जाएंगी उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है। वर्थ ऑफ जॉब, जॉब कैसी है ये तो आएगा ही। एरिया वेज रेट्स, इसको अभी देखते हैं। ठीक है। देखो फर्स्ट वाला तो आएगा ही, तो जिसमें फर्स्ट नहीं है वो हटा दो, तो ये नहीं हो सकता, तो उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। इन दोनों में फर्स्ट है तो बाकी के ऑप्शंस में देख लेते हैं। एम्प्लॉयर्स एबिलिटी टू पे, वो कितना पे कर सकते हैं, इसको भी हम देखेंगे भाई, जितना हम पे कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मैन पावर मार्केट कंडीशंस, मैन पावर की मार्केट कंडीशंस को नहीं देखते, जिसमें फोर्थ है वो हटा दो, वो तो हम हटा ही चुके हैं पहले ही। ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड तो आना ही आना है, तो आंसर विल बी। एंड एरिया वेज रेट्स, एरिया की वेज रेट्स क्या हैं ये हम नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि एरिया में ज़रूरी नहीं है कि उसी तरह का काम हो रहा हो, उसी लेवल का काम हो रहा हो। तो हम लोग जॉब कैसी है और वो इंसान कितना पे कर सकता है, इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देंगे। ठीक है। नेक्स्ट, फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट कैपिटल इज़, इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? जो कैपिटल, यील्ड ऑफ कैपिटल सेक्रीफाइस, मतलब वो जो कैपिटल लगा रहा है उसके बदले जो उसको मिल रहा है वो उसका कॉस्ट है कैपिटल का, सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन व्हाट विल बी द EBIT। देखो हमारे पास सेल्स है, सेल्स में से कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, वी विल गेट कंट्रीब्यूशन, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, इसमें आ जाता है हमारा EBIT, इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो आ जाता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो आ जाता है हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो EBIT निकालनी है हमें इसमें, EBIT तो इधर देख लेते हैं क्वेश्चन। कैपिटल आउटले इज़ 60 लाख। ठीक है। उसके अलावा हमें इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास 10 रुपये वाले, और डेट इक्विटी रेशियो है 2:1। ठीक है। दिस इज़ इन वेरी डीप, जो आपके कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस में नहीं है। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर 2 मिनट शो कर देती हूँ, जिनके एग्ज़ाम के सिलेबस में है वो देख सकता है, लाइक TGT PGT। ठीक है, या नेट। दिस इज़ द सॉल्यूशन, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग अ कमोडिटी इन अ फॉरेन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन द डोमेस्टिक प्राइस। देखो
जैसे चाइना करता है कि हमारे यहाँ पर जो प्राइजेज़ हैं उससे कम प्राइस पर अपना माल यहाँ पर डाल देता है, जो भी उसका एक्सेस माल है दूसरी कंट्रीज़ में डाल देता है। इसको हम बोलते हैं डंपिंग, कचरे की तरह डाल देता है कि तुम ही खरीद लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एम्स एट कलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग कॉस्टिंग इन्फॉर्मेशन। किसके हिसाब से? कॉस्ट के सेंटर के हिसाब से। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो कॉस्ट देखी जाती है वो कॉस्ट के केंद्रानुसार देखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, if the total cost is this, total variable cost is 60, what will be the total fixed cost if the output is 100 unit and 200 unit? चाहे कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, 100 हो 200 हो, अगर 200 सेल्स है वेरिएबल 260 सेल है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास टोटल कॉस्ट 260 है, वेरिएबल कॉस्ट 60 है एंड तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी 200, तो 200 ही रहेगी, चाहे वो 100 यूनिट्स हो चाहे 200 यूनिट्स हो, 200 एंड 200। नेक्स्ट, इफ़ मार्जिनल कॉस्टिंग कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, कंट्रीब्यूशन की अभी हमने बात की थी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, श्रमिकों की कुशलता में वृद्धि होती है। श्रमिकों की कुशलता में कब वृद्धि होगी? जब हम उनको कुशलता के हिसाब से मजदूरी देंगे। समय के हिसाब से देंगे तो वो आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। कार्य के हिसाब से देंगे तो वो आएंगे, अपना काम करेंगे, चले जाएंगे। कितना कुशलता से काम कर रहे हैं इस पर मजदूरी देंगे तो कुशलता में और वृद्धि करने की वो लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। मॉनेटरी मोटिवेशन हो गया एक तरह का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विवरण लागत में सम्मिलित किया जाता है। लागत विवरण में देखो, एडवर्टाइजमेंट, आई थिंक इट हैज़ सम इश्यूज। देखो, लिपिक का वेतन हम नहीं डालते, ठीक है। प्रबंधक का वेतन हम नहीं डालते। एडवर्टाइजमेंट हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इट हैज़ सम इश्यूज। ए और सी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, या मोस्ट प्रोबेबली देखें तो विज्ञापन होगा। क्यों? क्योंकि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेड में तो फिक्स आता ही आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट, कारखाना उपरिव्यय निम्न में से किसके बराबर होता है? कारखाना उपरिव्यय होता है हमारी मूल लागत, जो फैक्ट्री ओवरहेड की बात हो रही है। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं तो वर्क कॉस्ट बनता है या फैक्ट्री कॉस्ट बनता है। तो इसमें से अगर हम इसे हटा देंगे तो ये आ जाएगा, द आंसर विल बी ए। कारखाना लागत में से मूल लागत को हटा देंगे तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। देखो, रोवन प्रीमियम योजना सुधरा हुआ रूप है, अभी बात करी थी हाल से प्रीमियम योजना का, ठीक। नेक्स्ट, आधारभूत लागत प्राइम कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट बनती है तीनों प्रत्यक्ष मिला के। यही आंसर मिल गया, ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। नेक्स्ट, गैट बोनस योजना मिश्रित रूप है किसका? हाल से और टेलर का। हाल एच टी मिलकर जी बनेगा, एच टी इज इक्वल्स टू जी। हासले और टेलर का जो मेथड था उसको मिलाकर गैट बोनस योजना किया गया, और हाल से का जो मॉडिफाइड रूप है उसको रोवन योजना भी बोलते हैं, अभी बात करी थी, ठीक है। नेक्स्ट, प्रशासन एवं प्रबंध उपरिव्यय प्रतिशत के रूप में वसूल किए जाते हैं। जो ये ऐसा यूजुअली होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स जो होते हैं वो कारखाना लागत के परसेंट के रूप में हम अलोकेट करते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अभी सबसे पहले ये क्वेश्चन आया था सभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यय समूहों में से कौन व्यवसाय के प्रत्यक्ष व्यय हैं? प्रत्यक्ष व्यय कौन कौन से हैं? ये मजदूरी, वेजेस, सी मजदूरी, आगत वाहन मतलब कैरेज इनवर्ड, और स्थानीय कर ऑक्ट्रॉय टैक्स या म्यूनसिपैलिटी टैक्स, ठीक है। वेतन जो है इनडायरेक्ट है, याद है हम पी&एल में डालते थे। लेखन सामग्री इनडायरेक्ट है, पी&एल में डालते थे। एडवर्टाइजमेंट ये भी इनडायरेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस इज अ टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ABC एनालिसिस में होता क्या है, जो स्टॉक है उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, ए में, बी में, सी में। ए में वो चीज़ें आती हैं जिसमें जिनका प्राइस तो हाई होता है लेकिन वो कम मात्रा में होती हैं हमारे पास। बी में दोनों का मॉडरेट मतलब प्राइस इससे कम, क्वांटिटी इससे ज़्यादा।
और सी में क्या होता है, जिनके प्राइस तो बहुत कम होते हैं लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे नट बोल्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो इन तीनों को अलग अलग, इन तीनों का फिर अलग अलग वैल्यूएशन करके अलग अलग लेखांकन किया जाता है। तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल का एक टेक्निक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द आंसर कोड गिवन बिलो। वेज इंसेंटिव्स प्लान्स हैव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। श्रमिकों का आत्मबल बढ़ाना, ये हो सकता है। लोअरिंग यूनिट कॉस्ट, ये वेजेस से रिलेटेड नहीं है तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं, ठीक। लोअरिंग कैपिटल कॉस्ट, इसको भी साइड में रखते हैं। लोअरिंग डेप्रिसिएटेड चार्जेस, तो हमारे पास कोड्स ये रहे ऊपर। तो एक तो वर्कर्स का मोरल बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, कैपिटल कॉस्ट को नहीं, यूनिट कॉस्ट को कम करना, ये दो हमारे मोटिव होते हैं वेजेस मिक्स के। वेजेस डिसाइड करने में ये दो चीज़ें आएंगी भाई, अगर हम उनको वेजेस अच्छे से देंगे, डिसाइड करेंगे प्रॉपर, तो उनको मोटिवेशन मिलेगा और वो अच्छे से काम करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टर्स इन इन्वेंट्री इज़ कैरिंग कॉस्ट, कि भाई कैरी करने की कॉस्ट मतलब उसको संभाल कर रखने की कॉस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। नेक्स्ट, ईओक्यू, ईओक्यू इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आता है। ईओक्यू है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी को हम ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला की बात की थी हमने, इसके क्या था, 2AO/C का अंडर रूट, ठीक है। A इज़ एनुअल कंजम्पशन, O इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट, C इज़ कैरिंग कॉस्ट। अंडर विच इंसेंटिव वेज सिस्टम 2 पीस वेज हाई एंड लो आया था। देखो इसमें टेलर्स डिफरेंशिएट सिस्टम, ये हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि भाई टेलर ने दिया था डिफरेंशिएट वेज सिस्टम, जो अच्छा काम कर रहा है उसको ज़्यादा वेजेस दो, जो नहीं कर रहा है उसको कम वेजेस दो। तो ये टेलर का सिस्टम था। तो दीज वर द क्वेश्चंस फॉर टुडे, आई होप समझ में आए होंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हमने इसमें कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ़ यू वांट मोर लेट मी नो, ठीक है। तो वैसे तो एग्ज़ाम है ही अब तो पढ़ने की ज़रूरत खुद से है, सेल्फ स्टडी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, बाय बाय, टेक केयर।